हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे बांग्लादेश से आए 20 घुसपैठिए एक भारतीय किसान को किडनैप करके ले गए। दोस्तों, उसके बाद आपको बताएंगे जैसे ही जानकारी पता लगी भारतीय मंत्रालय को मच गया बवाल। दोस्तों, बताएंगे अभी की सबसे बड़ी खबर। दोस्तों, वहीं आखिर बासमती चावल पर किसका हक, भारत पाकिस्तान के साथ लड़ाई में अब कूदा नेपाल भी। दोस्तों, चावल के लिए लड़ी जा रही है जंग। वही बताएंगे इस्लामिक नाटो में कई और मुस्लिम देश होंगे शामिल। जी हां, पाकिस्तान का बहुत बड़ा इशारा, तुर्की ने ईरान पर साफ किया रुख। बताएंगे इस समझौते में दाल में काला है या फिर पूरी की पूरी दाल ही काली है, क्या है जानकारी। दोस्तों, वहीं पीओके में फिर बरसी पाकिस्तानी गोलियां। दोस्तों, चुनाव से पहले फायरिंग, 2 की मौत, जिसके बाद पीओके में तीसरे चरण की वोटिंग टाल दी गई। लगातार विरोध प्रदर्शन के बीच बड़ा फैसला, लेकिन कौन कितनी सीटें जीता, दोस्तों ये जानने वाली बात आपको बताएंगे। वहीं बताएंगे भारत और रशिया के बीच रेल कॉरिडोर को लेकर रूसी डिप्टी पीएम ने क्या कहा। दोस्तों, कैसे ईरान पाकिस्तान के रास्ते ये रूट बनना चाहिए, उनकी है ये मांग। वहीं ममता बनर्जी के काफिले पर हमला, कार पर फेंका पत्थर कीचड़ और लोगों ने लगाए चोर चोर के नारे। बेहतरीन से बेहतरीन अपडेट आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि घुसपैठियों को अब मजा चखाने का समय आ चुका है। साथ में भारत के संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां दोस्तों पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भारत बांग्लादेश सीमा पर शनिवार की अल सुबह एक ऐसा खौफनाक मंजर देखने को मिला जिसने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था और सीमावर्ती ग्रामीणों की सांसें अटका दी है। दोस्तों, अपने 6 बीघे के हरे भरे चाय बागान में रोज की तरह पसीना बहा रहे 35 वर्षीय भारतीय किसान दीपांकर गोप को अंदाजा भी नहीं था कि कंटीले तारों के उस पार से काल उसकी तरफ बढ़ रहा है। 20 उपद्रवी बांग्लादेशी घुसपैठी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रौंदते हुए भारतीय सीमा में दाखिल हुए और निहत्थे किसान पर टूट पड़े। चीख पुकार और क्षण भर के संघर्ष के बाद वे दीपांकर को घसीटते हुए सीमा पार बांग्लादेश की तरफ ले गए। इस दुस्साहसिक वारदात के बाद जब सीमा पर हड़कंप मचा तो अचानक सोशल मीडिया पर एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया। बंधक बने भारतीय किसान का ये वीडियो जारी कर बांग्लादेशी तस्करों और उपद्रवियों ने सीधे बीएसएफ की आंखों में आंखें डालकर अपनी ब्लैकमेलिंग की शर्तें रख दी। कहा गया है कि अगर अपने किसान को जिंदा और सही सलामत देखना चाहते हो तो भारत की जेल में बंद हमारे साथी को तुरंत आजाद करो। जी हाँ, ये घटना शनिवार सुबह राजगंज ब्लॉक के कुकुरजान इलाके की है। पीड़ित किसान के परिजनों का आरोप है कि इस हफ्ते की शुरुआत में सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने का बदला लेने के लिए बांग्लादेशी बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। घटना की सूचना मिलते ही बीएसएफ अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और किसान की सुरक्षित रिहाई के लिए प्रयास शुरू कर दिया। बीएसएफ ने बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीबी के साथ तत्काल फ्लैग मीटिंग की। हालांकि देर रात तक किसान को रिहा नहीं किया गया था और वो बीजेपी की हिरासत में बताया जा रहा है। इस बीच सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आया जिसमें कथित तौर पर किसान कह रहा है कि भारतीय अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिक को छोड़ने पर ही उसे रिहा किया जाएगा। बीएसएफ लगातार बांग्लादेशी अधिकारियों से संपर्क बनाए हुए हैं। किसान के पिता ने अपने बेटे की सुरक्षित वापसी की गुहार लगाई है, जबकि एजेंसियां अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर जांच में जुट गई है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी चौंका देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर खुला चैलेंज दिया गया है बीएसएफ को इन घुसपैठियों के द्वारा। दोस्तों, लगातार सीमा पर चल रहे ऐसे हालातों के बीच इस हरकत ने फिर एक बार हर किसी को चौंका कर रख दिया है कि इतना तगड़ा मामला होने के बावजूद भी सीमा पर इस प्रकार की हरकतें हो रही हैं। दोस्तों, बीएसएफ लगातार बांग्लादेशी अधिकारियों के संपर्क में है और किसान की सुरक्षित वापसी की कोशिश की जा रही है। सीमा क्षेत्र में घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी निगरानी बढ़ा दी गई है। जांच एजेंसियां इस बात की पड़ताल कर रही है कि घटना में किसी संगठित सीमा पार आपराधिक गिरोह की भूमिका तो नहीं। वहीं दीपांकर के पिता का कहना है कि मेरा बेटा मुझे किसी भी हाल में सुरक्षित वापस चाहिए। और इस घटना के बाद दोस्तों अब सीमा पर रहने वाले ग्रामीणों ने भी सेना से भारत की मोदी सरकार से सुरक्षा की मांग कर डाली है कि ये हरकतें दोबारा ना हो, ऐसा फिर से ना हो, इसीलिए हमको हर तरीके से सुरक्षा चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, क्या है आपकी राय, अवश्य कमेंट करके बताइएगा। मानते हैं कि भारतीय सेना भारतीय किसान को सही सलामत वापस लेकर ही आएगी। तो सामने लाइक का बटन, दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किया इस वीडियो को तो इस लाइक के बटन को दबा दीजिएगा और कमेंट में इस हरकत का जवाब तो मिलना ही चाहिए लिख दीजिएगा। दोस्तों, वहीं बता दें अगली बड़ी खबर,
आखिर बासमती चावल पर किसका है अधिकार दोस्तों? भारत पाकिस्तान के साथ लड़ाई में नेपाल भी कूद पड़ा। बता दे, दक्षिण एशिया में बासमती चावल लंबे समय से प्रतिष्ठा का प्रतीक रहा है। बासमती शादियों, धार्मिक समारोहों से लेकर त्योहारों तक पर अलग अलग व्यंजनों में इस्तेमाल होता रहा है। ये खुशबूदार चावल अपनी उत्पत्ति, भौगोलिक संकेत, अधिकारों और वैश्विक पहचान के मालिकाना हक को लेकर विवाद के केंद्र में है। भारत और पाकिस्तान के बाद नेपाल बासमती पर अपना दावा करने की दौड़ में शामिल हो गया है। ये तीनों देश अपने अपने दावे कर रहे हैं। वहीं नेपाल भौगोलिक संकेतों के लिए अपना पहला कानूनी ढांचा पेश करने की तैयारी भी कर रहा है। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक नेपाल सरकार एक औद्योगिक संपत्ति विधेयक ला रही है जो जीआई उत्पादों को कानूनी मान्यता देगा। प्रस्तावित कानून घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बासमती चावल, इलाम चाय, जुमला बीन्स और भक्तपुर के जुजू धावू यानी दही का राजा जैसे नेपाली उत्पादों की सुरक्षा के लिए एक आधार तैयार करेगा। दोस्तों, बासमती को लेकर अंतर्राष्ट्रीय विवाद तब चर्चा में आया जब 1997 में टेक्सास की कंपनी राइस टेक ने यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस बोले तो यूएसपीटीओ में बासमती चावल के लिए पेटेंट रजिस्टर कराया और उसका नाम टेक्समती रखा। भारत ने एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के जरिए इस दावे का विरोध किया। भारत की चुनौती के बाद राइस टेक ने अपने शुरुआती 20 दावों में से 15 दावे वापस ले लिए। बाकी बचे अधिकार कंपनी की ओर से खुद विकसित की गई 3 खास हाइब्रिड किस्मों तक ही सीमित थे। बासमती 867, RT 1117 और RT 1121 कंपनी को पारंपरिक नाम बासमती पर विशेष अधिकार नहीं मिला। बाद में राइस टेक ने अपने पेटेंट अधिकार पूरे तरीके से खो दिए। दोस्तों, इस विवाद ने भारत और पाकिस्तान के बीच एकजुटता का दुर्लभ पल पैदा किया। दोनों देशों ने किसी विदेशी कंपनी के पारंपरिक नाम बासमती पर मालिकाना हक जताने का विरोध किया। बाद में भारत ने 20 जुलाई 2018 को यूरोपीय संघ में बासमती के लिए जीआई सुरक्षा आवेदन किया। यह आवेदन 11 सितंबर 2020 को ईयू के जर्नल में प्रकाशित हुआ। वहीं नेपाल 9 दिसंबर 2020 को इस विवाद में शामिल हो गया जब उसने भारत के जीआई आवेदन के खिलाफ यूरोपीय संघ में आपत्ति दर्ज कराई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून के विशेषज्ञ वकील गौरी कृष्ण खरेल के मुताबिक नेपाल का दखल तब हुआ जब सरकारी एजेंसियों और शोधकर्ताओं से बार बार कार्रवाई करने का आग्रह किया गया। अब ऐसे में दोस्तों, नेपाल, पाकिस्तान और भारत की आपस में ये लड़ाई है कि हम असली बासमती चावल के प्रोड्यूसर हैं, जबकि हर बार अपना भारत विजयी रहा है। दोस्तों, हर बार भारत ने यह साबित किया है कि सबसे ज्यादा और सबसे अच्छी किस्म का बासमती चावल भारत में ही उगाई जाती है, भारत में ही इसके पैदावार होते हैं। लेकिन फिर भी लगातार दोस्तों पाकिस्तान जो है वो भारत को चैलेंज करने का प्रयास करता रहता है, जीआई में अपने आप को ऊपर रखने का प्रयास करता है, लेकिन भारत शिद्दत के साथ अपनी बात को प्रूव कर पाता है। दोस्तों, क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय? बासमती चावल पर किसका है अधिकार? आप क्या इसका जवाब देना चाहेंगे दोस्तों? कमेंट करके बताइएगा। वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के नए रक्षा समझौते में कुछ और देश शामिल हो सकते हैं, जिसकी जानकारी सामने आ रही है दोस्तों, जिसे इस्लामिक नाटो कहा जा रहा है। समझौते के 2 दिन बाद रविवार को पाकिस्तान सरकार ने इसका संकेत दिया है। जी हां, पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने कहा है कि सऊदी अरब और तुर्की के साथ उनका नया रक्षा समझौता क्षेत्र के दूसरे देशों के लिए पूरे तरीके से खुला हुआ है। साथ में तुर्की ने भी ये साफ किया कि इस पैक्ट को ईरान के खिलाफ बिल्कुल नहीं माना जाना चाहिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने रविवार को कहा कि सऊदी अरब और तुर्की के साथ उनके देश का रक्षा समझौता किसी अन्य देश के खिलाफ नहीं है। ये समझौता पूरे तरीके से रक्षात्मक है और क्षेत्र के दूसरे देशों के इसमें शामिल होने का रास्ता खुला हुआ है। इसके सिद्धांतों को मानने और शांतिपूर्ण तरीकों से मतभेद सुलझाने के लिए तैयार देश इसमें शामिल हो सकते हैं। ये कहते हुए पाकिस्तान ने दोस्तों सफाई भी देने का प्रयास किया है, जिसने बड़े सवाल खड़े कर दिए कि आखिर ऐसा क्यों कर रहा है पाकिस्तान? क्या इस दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली है? तुर्की के बाद पाकिस्तान ने भी सफाई देते हुए कहा है कि मक्का रक्षा समझौता किसी देश के खिलाफ नहीं है। पहले तुर्की ने कहा कि यह समझौता ईरान या किसी अन्य देश के खिलाफ नहीं है, और अब पाकिस्तान भी कहने लगा कि पूरी तरह रक्षात्मक, बताते हुए कि इसका निशाना कोई देश नहीं है। सवाल यह है कि आखिर इस रक्षा समझौते को लेकर बार बार सफाई देने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने सामने आकर यह बयान क्यों दिया? जैसा कि आप दोस्तों इशाक डार का ये ट्वीट भी देख पा रहे होंगे। इशाक डार ने कहा है कि मक्का समझौता पूरे तरीके से रक्षात्मक प्रकृति का है, यह किसी देश के खिलाफ लक्षित नहीं है और इसका एकमात्र उद्देश्य व्यापक क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए हमारे जारी प्रयासों को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि तीनों देशों में से किसी एक पर बाहरी सशस्त्र हमला होने की स्थिति में इसे तीनों पर हमला माना जाएगा। ये संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत व्यक्तिगत और सामूहिक आत्मरक्षा के अंतर्निहित अधिकार के अनुरूप है। वहीं आपको बता दें दोस्तों, पीओके की बात करते हैं। पीओके से क्या है अपडेट? दरअसल
पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर बोले तो पीओके में 10 अगस्त सोमवार यानी आज के दिन होने वाली वोटिंग टल गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लगातार हो रहे प्रदर्शन के चलते ये चुनाव अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया है। पीओके में कुल 45 सीटें हैं जिन पर चुनाव हो रहा है। दोस्तों इससे पहले 2 चरणों में शहबाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बोले तो PMLN ने कुछ 24 सीटें जीती। इसके बाद PMLN का पीओके में सरकार बनाना तय था, लेकिन तीसरे चरण की 11 सीटों पर चुनाव अब टल गया है। पीओके में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान हिंसा भड़क गई। अलग अलग घटनाओं में कम से कम 19 लोगों की मौत होने की खबर सामने आई थी। चुनावी धांधली के आरोपों और सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच कई मतदान केंद्रों पर झड़पें भी हुई। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जाग के समर्थकों का आरोप है कि रावलाकोट में पाकिस्तानी फौज ने प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें 19 लोगों की जान चली गई। संगठन ने सोशल मीडिया पर मृतकों के नाम भी जारी कर दिए। भारत ने पीओके में हो रहे चुनावों को मानने से साफ इनकार कर दिया। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान इन चुनावों के जरिए पीओके पर अपने अवैध कब्जे को छिपाने और वहां हो रहे मानवाधिकार उल्लंघनों से दुनिया का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहा है। आपको बता दें, जानकारी ये भी सामने आई है कि बीती रात पीओके में फिर पाकिस्तानी गोलियां बरसी, जहां चुनाव से पहले फायरिंग और 2 की मौत की खबरें सामने आई। हालांकि चुनाव तो टाल दिया गया है, लेकिन रात तगड़ा बवाल हुआ। दोस्तों पीओके में पिछले 2 महीने से ज्यादा समय से चल रहा विद्रोह 62वें दिन भी इंटरनेट बंदी के बीच जारी रहा, यानी आज तक भी इंटरनेट बंद है वहां पर। पीओके के बाग जिले की 3 सीट और हवेली जिले की 1 सीट पर सोमवार यानी आज सुबह 8 बजे मतदान होना था, लेकिन मतदान से 15 घंटे पहले लगभग शाम 5 बजे बाग जिले और हवेली जिले में प्रदर्शन के लिए निकले प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने फिर एक बार सीधी फायरिंग कर दी और आंसू गैस के गोलों से शेलिंग की। हवेली जिले में फायरिंग में 2 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, वहीं 13 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इस बीच एक चीज और देखने को मिली है, जहां पर पहले पाकिस्तान ने पीओके के प्रदर्शनकारियों को देशद्रोही बताया था और अब अपना रुख बदलते हुए इनको देशभक्त बता रहा है। पहले आतंकी भी बताया था और अब देशभक्त कहने लगा। प्रधानमंत्री के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने शनिवार को कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शन कर रहे 99% लोग देशभक्त हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल के प्रतिनिधि जल्द ही प्रतिबंधित संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी बोले तो JAAC के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। JAAC के कार्यकर्ता इस क्षेत्र में लंबे समय से विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे हैं। दोस्तों पीओके के मुद्दे पर आपकी क्या निजी राय है, अवश्य कमेंट करके बताइएगा। और कौन कौन चाहता है कि समय रहते पीओके को वापस ले लेना चाहिए भारत को, लिखकर बताइएगा। वहीं आपको बता दें, रशिया की P-800 क्रूज मिसाइल का कमाल। दोस्तों ब्रह्मोस के लिए खुश होगा अपना भारत। बता दें, रशिया नेवी की P-800 ओनिक्स सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ने अहम कामयाबी हासिल की है। पैसिफिक फ्लीट की एक्सरसाइज में इस मिसाइल ने शानदार काम किया है। फ्लीट का दावा है कि यह ज्यादातर आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम को मात देते हुए बड़े से बड़े युद्ध को निशाना बना सकती है, जिसका प्रदर्शन इसने एक्सरसाइज में किया है। इसने भारत का ध्यान खास तौर से खींचा है। दोस्तों रशिया से सहयोग से बनी भारत की ब्रह्मोस मिसाइल भी इसी तकनीक पर बेस है। ऐसे में P-800 की कामयाबी भारत के लिए एक शानदार खबर है, जो कि आपको बताना बहुत जरूरी है। जी हाँ, मिलिट्री वॉच मैगजीन के मुताबिक रूसी पैसिफिक फ्लीट के बयान में कहा गया है कि कोस्टल मिसाइल यूनिट ने देश के सुदूर पूर्वी इलाकों में P-800 मिसाइल की तैनाती की है। इससे पता चलता है कि मॉस्को अपने समुद्री रास्तों पर नियंत्रण के लिए लंबी दूरी की कोस्टल स्ट्राइक क्षमताओं पर बढ़ाने पर लगातार जोर दे रहा है। तो वहीं आपको बता दें, ईरान पाकिस्तान के रास्ते बने भारत और रशिया के बीच रेल लाइन, रूसी डिप्टी पीएम का प्रस्ताव। दोस्तों रूस के डिप्टी प्रधानमंत्री ने भारत से रशिया तक रेल सेवा शुरू करने के विचार पर बात की है। मरात खुजनुलिन ने कहा है कि रूस को हिंद महासागर तक रेलवे मार्ग बनाने की संभावनाएं तलाशनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे हॉर्मुज स्ट्रेट और बॉस्फोरस स्ट्रेट जैसे रणनीतिक रूप से संवेदनशील समुद्री रास्तों पर रशिया की निर्भरता कम की जा सकेगी। खुजनुलिन का ये बयान वेस्ट एशिया में जारी संघर्ष के बीच आया है, जिसने हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते होने वाली जहाजों की आवाजाही को बुरी तरह प्रभावित किया है। सामान्य स्थिति में दुनिया की करीब 5 हैवी ऊर्जा आपूर्ति इसी रास्ते से गुजरती है। दोस्तों रशिया की सरकारी समाचार एजेंसी तास से गुरुवार को बातचीत में खुसनुलिन ने कहा कि हिंद महासागर तक रेल संपर्क की संभावनाओं पर भी विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बॉस्फोरस और हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जुड़े जोखिमों के कारण वैकल्पिक रास्तों की आवश्यकता पड़ सकती है। उन्होंने तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होकर गुजरने वाले रास्तों का जिक्र किया। खुसनुलिन ने कहा कि भारत तक पहुंच देने वाला कोई भी
विकल्प स्वीकार्य है। हॉर्मुज स्ट्रेट फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है, जबकि बॉस्फोरस स्ट्रेट काला सागर को मरमारा सागर से जोड़ता है। बॉस्फोरस पर तुर्की का कंट्रोल है। बढ़ती चिंताओं के बीच तुर्की ने कहा है कि ये रास्ता खुला है। यह प्रस्ताव ऐसे समय आया है जब रूस को अपने एनर्जी निर्यात के लिए पश्चिमी देशों के बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी सीनेट ने 29 जुलाई को ऐसे कानून को आगे बढ़ाया था जिसके तहत भारत समेत उन देशों पर भारी शुल्क लगाया जा सकता है जो रशिया से तेल और गैस खरीदना जारी रखते हैं। दोस्तों, रशिया के इस प्रस्ताव के व्यापक भू राजनीतिक असर भी हो सकते हैं। संभावित रेलवे मार्ग ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होकर गुजर सकता है और रशिया को हिंद महासागर तक पहुंचने के लिए एक वैकल्पिक जमीनी संपर्क मिल सकता है। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, अगर ईरान ने मान ली ये शर्त तो परमाणु डील से क्या पीछे हट जाएंगे ट्रंप। रिपोर्ट में बड़ा दावा बता दें। पश्चिम एशिया में ईरान के खिलाफ व्यापक सैन्य अभियान को लेकर कई हफ्तों तक आक्रामक बयानबाजी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब युद्ध से बाहर निकलने के ऐसे रास्ते तलाशते नजर आ रहे हैं जिसे खत्म करना उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल साबित हुआ है। अब राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के साथ परमाणु मुद्दे को किनारे रखकर युद्ध में अपनी जीत की घोषणा करने को तैयार हो सकते हैं, बशर्ते ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से पूरी तरीके से स्वतंत्र नौवहन के लिए खोल दें। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने इस तरह के संभावित नतीजे के लिए कई हफ्तों तक मशक्कत की है और अपने वरिष्ठ सहयोगियों से निजी तौर पर कहा है कि वो तेहरान के साथ परमाणु समझौता किए बिना भी युद्ध खत्म कर सकते हैं। लेकिन युद्ध से निकलने की उनकी इस संभावित तरकीब पर भी अब मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि ईरान ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरे तरीके से खोलने के लिए मांगों की एक लंबी लिस्ट ट्रंप के सामने लाकर रख दी है। दरअसल तेहरान ने अमेरिका के सामने अरबों डॉलर के भुगतान, अमेरिकी नौसैनिक की नाकाबंदी खत्म करने, इलाके से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के साथ कई और रियायतों की मांग की लिस्ट रख दी है। दोस्तों, लंबे समय से दुनिया के सबसे ताकतवर देश के खिलाफ जारी युद्ध में मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही कम करने की ईरान की क्षमता ने उसे काफी प्रभावी रूप से बढ़त दिलाई है। ईरान के इस कार्रवाई से दुनिया भर में कमर्शियल जहाजों की स्ट्रेट से आवाजाही धीमी पड़ गई और वैश्विक ऊर्जा बाजारों में हड़कंप मच गया। इससे तेल और गैस की कमी और तेल के दामों में बढ़त की समस्या सामने आने लगी। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के खिलाफ व्यापक रूप से कार्रवाई करने के बाद हाल के हफ्तों में बार बार ये दावा किया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पूरे तरीके से स्वतंत्र नौवहन के लिए खुला है। लेकिन उनके ये दावे प्रीमेच्योर साबित हुए, क्योंकि ईरान ने यूएई के एक जहाज पर मिसाइल से हमला कर दिया। इसके बाद ईरान के एक सीनियर अधिकारी ने हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरे तरीके से खोलने के लिए ट्रंप के सामने कई शर्तें रख दी। अब ऐसे में यह दावा किया गया है रिपोर्ट में कि अगर ईरान हॉर्मुज को खोल देता है तो ट्रंप परमाणु समझौते से पीछे हट सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि ईरान युद्ध से बाहर निकलने के लिए अब डोनाल्ड ट्रंप न्यूक्लियर डील को भी दाव पर लगा रहे हैं। दोस्तों, यानी अब युद्ध से बाहर निकलना अमेरिका की मजबूरी बन चुकी है। इसने एक मैसेज तो साफ साफ दिया है कि जितना अमेरिका उछल रहा था उतना ही उसकी अब अकड़ ढीली हो चुकी है। आपका क्या कहना है दोस्तों? क्या है आपकी निजी राय इस मुद्दे पर? अवश्य कमेंट करके बताइएगा। तो उधर आपको बता दें, आखिरकार अड़ ही गए नेतन्याहू। गाजा को लेकर ट्रंप का प्लान किया खारिज, कहा नहीं हटाएंगे सेना। डील हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, ईरान पर नेतन्याहू ने फिर दिखाए तल्ख तेवर। साथ में ट्रंप के गाजा प्लान को मानने से ही कर दिया इनकार। दोस्तों, बता दें, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार 9 अगस्त को कहा कि इजराइल ने गाजा के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के 15 पॉइंट पीस प्लान को खारिज कर दिया है और जब तक हमास पूरी तरह से हथियार नहीं डाल देता तब तक इजराइल पीछे नहीं हटेगा। नेतन्याहू ने कैबिनेट मीटिंग में इजराइल डिफेंस फोर्सेस का जिक्र करते हुए कहा कि इजराइल 15 पॉइंट वाले डॉक्यूमेंट को खारिज करता है। आईडीएफ तब तक कोई वापसी नहीं करेगा जब तक हमास सच में हथियार नहीं छोड़ देता। हमास ने कल कहा था कि वो यूएस के सपोर्ट वाले प्लान पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है और इजराइल पर दबाव बनाने को कहा। हमास ने ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस को बताया कि वो प्लान के लेटेस्ट स्टेज पर कायम है। इसके तहत ऑपरेटिव से युद्ध से तबाह इलाके में एक नई फलस्तीनी गवर्निंग कमेटी को हथियार सौंपेंगे। हमास के एक अधिकारी ने शनिवार को न्यूज एजेंसी एएफपी को बताया कि हमास और दूसरे ग्रुप्स ने मीडिएटर्स को कंफर्म किया है कि वे एग्रीमेंट को लागू करना शुरू करने और दूसरे फेज में जाने के लिए तैयार हैं, बशर्ते इसे इजरायली मंजूरी मिल जाए और इजरायली एग्रीमेंट को लागू करना शुरू कर दे। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा और वेस्ट बैंक में किसी भी फलस्तीनी राष्ट्र के गठन की संभावना को भी पूरी तरीके से खारिज कर दिया। उन्होंने दो टूक कहा है कि जब तक वो इजरायल देश के प्रधानमंत्री है तब तक ऐसा कभी नहीं होने देंगे। साथ में कैबिनेट की बैठक में ईरान को लेकर भी उन्होंने कसम खाई
भाई। उन्होंने कसम खाते हुए कहा है कि उनके प्रधानमंत्री रहते हुए ईरान जो है वो किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार नहीं बना सकता है। उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका का ईरान के साथ समझौता हो पाता है या नहीं हो पाता, लेकिन हम इस चीज को लेकर बिल्कुल साफ है, क्लियर है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। नेतन्याहू ने अमेरिका के गाजा प्लान को मानने से इनकार करने के बीच दोस्तों ईरान को लेकर ये बड़ी बात कह दी। वहीं आपको बता दें, अगर भारत चीन साथ आए तो ही ट्रम्प के टैरिफ का असर खत्म हो जाएगा। जी हां, अर्थशास्त्री जिम ओ नील ने बड़ा दावा कर दिया। प्रसिद्ध ब्रिटिश अर्थशास्त्री और ब्रिक्स शब्द देने वाले लॉर्ड जिम ओ नील ने कहा है कि अगर भारत और चीन जो है वो आपसी मतभेदों को पीछे छोड़कर मुक्त व्यापार शुरू कर दें तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की टैरिफ नीति का वैश्विक असर काफी कम हो सकता है। दोस्तों, एक इंटरव्यू में ओ नील ने कहा कि अगर भारत और चीन वास्तव में एक दूसरे के साथ फ्री ट्रेड शुरू कर देते हैं तो दुनिया के देशों के लिए ट्रम्प टैरिफ को लेकर कही जा रही बातों की अहमियत कम हो जाएगी। उन्होंने भारत और चीन को दुनिया के दो बेहद महत्वपूर्ण बाजार बताते हुए कहा है कि दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक साझेदारी अमेरिकी टैरिफ के दबाव को काफी हद तक बेअसर कर सकती है। ओनिल का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने रशिया से कच्चा तेल खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने की तैयारी की बात कही। अमेरिकी सीनेट में इस संबंध में एक विधेयक भी पारित किया गया जिसमें रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर भारी टैरिफ लगाने का प्रावधान है। वहीं आपको बता दें, क्या शेख हसीना को भनक लग गई कि बांग्लादेश में फिर से होगा सत्ता परिवर्तन? भारत से दिए संदेश में तगड़ा इशारा दोस्तों। दिल्ली में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने जिस आत्मविश्वास के साथ दिसंबर में बांग्लादेश लौटने का ऐलान किया है, उससे ऐसा लग रहा है कि उन्हें बांग्लादेश की वर्तमान हालात के बारे में भनक लग गई है। ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश में कुछ सही नहीं चल रहा है। शेख हसीना ने हुंकार भरते हुए कहा है कि वो जुलाई अगस्त की हिंसा और 3000 पुलिसकर्मियों की हत्या के सभी पहलुओं की पूरी जाँच के लिए तैयार है। उन्होंने भारत से ही कट्टरपंथी इस्लामी चरमपंथी समूहों की बढ़ती मौजूदगी पर भी जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का कमजोर होना, सुरक्षा की बिगड़ती स्थिति, धार्मिक अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले और मीडिया प्रतिनिधियों के साथ साथ अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बिना मुकदमे के जेल में डालना बता रहा है कि बांग्लादेश में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। उन्होंने अपनी पार्टी अवामी लीग पर लगे प्रतिबंध को हटाने और मीडिया की आजादी व न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बहाल करने की अपील की। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी का भारत बांग्लादेश संबंधों पर बड़ा बयान। कहा, नरेंद्र मोदी और तारिक रहमान मिलेंगे तो सुलझ जाएंगे झगड़े। जी हां, बांग्लादेश में भारत के हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी जी ने उम्मीद जताई है कि दोनों देशों के बीच की समस्याओं को बातचीत के जरिए सुलझा लिया जाएगा। भारतीय हाई कमिश्नर रविवार को ढाका के जमुना फ्यूचर पार्क में इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर IWAC में प्ले ग्राउंड के उद्घाटन के कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान भारत बांग्लादेश रिश्तों को लेकर उन्होंने कहा कि जब दोनों पक्ष एक दूसरे से बात करते हैं तो चीजें हल हो जाती हैं। दिनेश त्रिवेदी जी की सोमवार को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से मुलाकात होनी है। तारिक रहमान के साथ शिष्टाचार भेंट के बारे में पूछे जाने पर दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि हम सभी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का बहुत सम्मान करते हैं। मैंने उनके भाषण कई बार सुने हैं। वे लोगों से घुलने मिलने वाले व्यक्ति हैं। इसी तरह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोगों से घुलने मिलने वाले व्यक्ति हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी और तारिक रहमान की मुलाकात से मिटेगी कड़वाहट या फिर शेख हसीना की एंट्री बिगाड़ देगी खेल? आपको क्या लगता है दोस्तों? आपकी क्या इस पर राय जरूर कमेंट करके बताइएगा। वहीं आपको बता दें, चौंकने वाली जानकारी जो यूक्रेन की हालत खराब कर सकता है। दरअसल 50,000 उत्तर कोरियाई सैनिकों की रूस में तैनाती हुई है। दोस्तों, रशिया की जंग में क्या किम जोंग उनकी हुई है एंट्री? बता दें, रशिया संग जारी युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बड़ा दावा किया है। उनके अनुसार रशिया में उत्तर कोरिया के 30,000 से 50,000 सैनिक तैनात करने तक का फैसला किया गया है। उन्होंने दक्षिण कोरिया से एयर डिफेंस सिस्टम के लिए सहयोग बढ़ाने की अपील भी की है। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि रशिया के इलाके में 30,000 से 50,000 तक उत्तर कोरिया लोगों को तैनात करने का फैसला किया गया है। यह अनुमान जुलाई में उनके द्वारा दिए गए 30,000 के आंकड़ों से अधिक है। उन्होंने यह जानकारी कहां से मिली इसकी जानकारी नहीं दी। उन्होंने आगे कहा कि कीव को यूक्रेन के इलाके में कुछ उत्तर कोरियाई मिसाइलें मिली हैं, लेकिन उनकी लोकेशन का खुलासा नहीं किया। जेलेंस्की के मुताबिक ये बिल्कुल साफ है कि उत्तर कोरिया आधुनिक युद्ध में अपना अनुभव बनाना जारी रखेगा, रशिया से लाइसेंस लेगा और उनसे सभी तरह के सैन्य उपकरण हासिल करेगा। दक्षिण कोरिया से सहयोग बढ़ाने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि यूक्रेन उस क्षेत्र में सहयोग चाहता है
जहां हमारे पास कमी है, विशेष रूप से एयर डिफेंस सिस्टम का जिक्र करते हुए। जी हाँ, उन्होंने बताया कि हम ड्रोन डील और अन्य क्षेत्रों में भी काम करने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, बता दें कि बीती रात ही रशिया यूक्रेन में रात भर मिसाइलें और ड्रोन बरसी है दोस्तों, जहां दोनों तरफ से तबाही की खबरें आई हैं। कई लोगों की मौत व दर्जनों घायल भी बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां ममता बनर्जी के काफिले पर बड़ा अटैक, कार पर फेंका पत्थर कीचड़, लोगों ने लगाए चोर चोर के नारे। जी हां, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हारने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। अब तक तृणमूल कांग्रेस के नेताओं, सांसदों और विधायकों को जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस बार खुद ममता दीदी को जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ा है। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति में रविवार को उस वक्त हंगामा मच गया जब पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उत्तर 24 परगना के बीजपुर पहुंची। वो पुलिस हिरासत में कथित तौर पर तबियत बिगड़ने के बाद जान गंवाने वाले टीएमसी कार्यकर्ता के परिवार से मिलने जा रही थी। इसी दौरान उनके काफिले को प्रदर्शनकारियों के विरोध का सामना करना पड़ा। ममता बनर्जी का आरोप है कि उनकी कार पर पत्थर, जूते और कीचड़ फेंके गए। उनके खिलाफ चोर चोर के नारे भी लगाए गए। ममता बनर्जी के चेहरे पर शिकन भी देखने को मिला दोस्तों। मामला सिर्फ नारेबाजी तक ही नहीं रुका। ममता ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना है कि पुलिस को पहले से उनके दौरे की जानकारी थी, फिर भी पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं किया गया। मेरी नजर में यह घटना बंगाल की राजनीति में बढ़ते टकराव की एक और झलक है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक घटना जो है वो बीजपुर इलाके की बताई जा रही है दोस्तों। ममता पर जिस प्रकार से लोगों को गुस्सा है पश्चिम बंगाल में, क्या आप इसको जायज मानते हैं? कमेंट करके बताइएगा आपकी क्या इस पर राय दोस्तों। रिक्वेस्ट है, जहां पर भी आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। लगे तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।